गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 का, उसका नाम है एमनियोसेंटेंसिस। एमनियोसेंटेंसिस क्या होता है और ये जो है इसका रीज़न क्या होता है, मीन्स हम एमनियोसेंटेंसिस क्यों करते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो जो चाइल्ड होता है इन वॉम्ब, वॉम्ब मतलब कि माता के गर्भ के अंदर जो चाइल्ड होता है या जो भ्रूण होता है, तो उस भ्रूण के आसपास एक झिल्ली होती है जिसे हम एमनियोन बोलते हैं। ये एमनियोन जो झिल्ली होती है, इस एमनियोन झिल्ली के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे कि एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। और ये जो फ्लूइड होता है, इसी के अंदर जो होता है वो एम्ब्रियो या भ्रूण उपस्थित होता है, जिसे एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। तो एमनियोटिक कैविटी या एमनियोटिक गुहा कहा जाता है। चूँकि अगर हम एमनियोटिक द्रव की बात करें या एमनियोटिक फ्लूइड की बात करें, तो ये एक ऐसा द्रव होता है जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं उपस्थित होती है जो भ्रूण से ही संबंधित होती है। अगर मान लीजिए ये भ्रूण से संबंधित है, तो मतलब कि इनमें जो आनुवांशिक समानता है वो किसके समान होगी? भ्रूण के समान ही होगी। मतलब ये जो कोशिकाएं होती है वो भ्रूण से आनुवांशिक रूप से समानता दर्शाती है। तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे में आनुवांशिक भिन्नता है, आनुवांशिक भिन्नता या फिर ऐसा कहें आनुवांशिक असामान्यता है, तो उसका पता कैसे लगाया जा सकता है? क्योंकि अल्ट्रासोनिक जो होता है, तो अल्ट्रासोनिक के द्वारा सिर्फ हम ये पता लगा सकते हैं, या सोनोग्राफी जिसे हम बोलते हैं, तो उसके द्वारा सिर्फ ये पता किया जा सकता है कि बच्चा ठीक है या कैसा दिख रहा है, उसके हाथ पैर कैसे हैं, चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट मान लीजिए अगर आनुवांशिक असामान्यता है, तो उसका पता कैसे लगाया जाता है? तो उसका पता लगाने के लिए जो एमनियोसेंटेंसिस है, उस मेथड का यूज़ किया जाता है। तो एमनियोसेंटेंसिस के द्वारा जो भ्रूण के अंदर या भ्रूण के विकास में अगर कोई असामान्यता है या भ्रूण में अगर कोई आनुवांशिक असामान्यता है, तो उसका पता लगाया जा सकता है। क्यों लगाया जा सकता है? क्योंकि उसके आसपास जो द्रव है, जिसे हम एमनियोटिक द्रव कह रहे हैं, यदि उसको बाहर निकाल लिया जाए और एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू उसमें असामान्यताओं का पता लगाया जा सकता है। तो इस मेथड को, मतलब कि एमनियोटिक जो द्रव होता है, एमनियोटिक द्रव में असामान्यताओं का पता लगाना ही एमनियोसेंटेंसिस कहलाता है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये अगर कोशिकाएं हैं, मान लीजिए अगर ये कोशिकाएं हैं, तो कोशिकाओं में केंद्रक भी होंगे, और अगर केंद्रक उपस्थित है तो इनमें डीएनए भी उपस्थित होगा। तो इन कोशिकाओं को जब निकाला जाता है तो इन कोशिकाओं का डीएनए परीक्षण किया जाता है। तो इस परीक्षण को बोला जाता है एमनियोटिक तरल परीक्षण या एएफटी, एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट। ये जितने भी शॉर्ट फॉर्म आपको मैं बता रही हूँ, जैसे एएफटी है, जीआईएफटी है, जेडआईएफटी है, ये सब आएंगे आपको एग्जाम्स में। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को आउटलाइन कर लेना है और लर्न कर लेना है, या फिर कॉपी में मेंशन करके रखना है। तो अगर एमनियोटिक द्रव को निकालकर उसकी कोशिकाओं में यदि हम डीएनए का परीक्षण करते हैं कि डीएनए में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, तो उसे फिर हम बोलते हैं एमनियोटिक तरल परीक्षण या एएफटी, एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है एमनियोसेंटेंसिस। तो कभी कभी ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है कि एमनियोसेंटेंसिस क्या होता है। तो आपको बताना है कि जो गर्भस्थ भ्रूण होता है, उस भ्रूण के आसपास एक झिल्ली होती है जिसे एमनियोन बोला जाता है। इस झिल्ली के अंदर जो होता है एक गुहा होती है जिसे एमनियोटिक गुहा बोलते हैं, जिसके अंदर भ्रूण होता है, और इसी के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे एमनियोटिक द्रव कहते हैं। तो एमनियोटिक द्रव, या फिर ऐसा कहें कि भ्रूण में असामान्यताओं का पता लगाने के लिए इस एमनियोटिक द्रव को बाहर निकाला जाता है और इसमें डीएनए का परीक्षण किया जाता है। तो परीक्षण की इसी विधि को बोला जाता है एमनियोसेंटेंसिस। अगर 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको शॉर्ट में लिखना है। बट अगर ये फुल क्वेश्चन पूछते हैं या 3 से 4 या 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है, तो फिर आपको इसकी प्रोसीजर भी लिखनी होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये चिकित्सक की ये प्रक्रिया है, मतलब कि ये स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के थ्रू ही ये प्रोसेस होती है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है, जन्म के पूर्व ही जो अगर मान लीजिए किसी गर्भस्थ भ्रूण में अगर किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट है, तो उस डिफेक्ट को गर्भावस्था में ही सही कर दिया जाता है।
कोई भी असामान्यता हो सकती है, आनुवांशिक कोई बीमारी हो सकती है, तो उसका निदान जो होता है वो जन्म के पूर्व ही कर दिया जाता है। मान लो कोई इन्फेक्शन है या मदर से बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई दिक्कत हो गई है, कोई बीमारी हो गई, तो उस बीमारी को भ्रूणीय अवस्था में ही सही कर दिया जाता है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये जो प्रोसेस होती है वो गर्भावस्था के 15वें या 16वें सप्ताह में होती है। चूँकि प्रेगनेंसी जो होती है उसे सप्ताह में गिना जाता है, क्योंकि भ्रूण जो होता है उसमें परिवर्तन सप्ताह में ही होता है। तो ये जो मेथड होती है इसमें 15वें और 16वें सप्ताह में ही इसे किया जाता है। तो इसके पहले क्या किया जाता है, जो मदर होती है उसे सिंपल एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया का मतलब ये होता है जिससे कि उसे दर्द ना हो। फिर एक सिरिंज होती है, उस सिरिंज की सहायता से जो मदर का जो एब्डोमिन वाला पार्ट होता है, उदरीय भाग जो होता है, पेट के नीचे वाला भाग, वहाँ पर से इसे अंदर पहुँचाया जाता है सिरिंज को। और उस सिरिंज को इस तरह से पहुँचाया जाता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है या एमनियोटिक जो द्रव है वो इस सिरिंज की सहायता से निकल जाए और फिर इसे निकाल दिया जाता है। चूँकि अगर इस प्रक्रिया को हम बिना अल्ट्रासोनिक साउंड के करते हैं, मतलब बिना अल्ट्रासोनिक के करते हैं, तो हम नहीं देख सकते हैं कि वो जो द्रव है वो कहाँ से लिया गया। हो सकता है उस सिरिंज से बच्चे को या भ्रूण को जो है वो आघात पहुँचे या नुकसान पहुँचे या डैमेज हो सकते हैं उसमें, या उसे चुभ सकते हैं सिरिंज। तो उसके लिए क्या किया जाता है, साथ साथ में अल्ट्रासोनिक भी किया जाता है। अल्ट्रासोनिक मतलब सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी मशीन के थ्रू ये पता चल जाता है कि सिरिंज कहाँ तक पहुँची है। अब क्या करते हैं, जब कंप्लीटली उसे निकाल लिया जाता है उस द्रव को, तो इस द्रव को निकालने के बाद इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि उसे निकालते कैसे हैं। ये भ्रूण है, एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो के सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है ये यूटेरस वाला भाग होता है, ये यूटेरस है, मदर यूटेरस होता है ये वाला भाग। उसके बाद जो भाग होता है उसे प्लेसेंटा बोलते हैं, जिसे अपरा भी बोला जाता है। और इसके अंदर जो झिल्ली होती है इसे एमनियोन झिल्ली बोलते हैं, और एमनियोन के अंदर ये होता है एमनियोटिक द्रव। तो सिरिंज जो होती है इस तरह से डालकर और इसे निकाला जाता है। और जब इस द्रव को निकाल लिया जाता है तो निकालने के बाद इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा एक सेंट्रीफ्यूज होता है जो आरपीएम से घूमता है। आरपीएम मतलब कि उसका रीइंफोर्स्ड एक तरह से मूवमेंट प्रोसेस होती है, जिसे बहुत तेज़ी से, जैसे मान लीजिए वॉशिंग मशीन में जो अंदर मशीन होती है वो बहुत तेज़ी से राउंड घूमती है जब हम उसे ऑन कर देते हैं। वैसी सेंट्रीफ्यूज भी एक मशीन होती है जिसमें उसको एक तरह से देखा जाए तो किसी लिक्विड में अगर प्रेसिपिटेट बनते हैं, पीपीटी अगर फॉर्म होते हैं, तो उसे सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत तेज़ी से घूमती है। जब हम इसमें इस एमनियोटिक द्रव को रखते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण क्या होता है, जो कोशिकाएं होती है, जो एमनियोटिक द्रव में जो तरल कोशिकाएं होती है, वो कोशिकाएं क्या होती है, नीचे की ओर बैठ जाती है, अलग हो जाती है, और जो एक्स्ट्रा द्रव होता है वो ऊपर रह जाता है। तो द्रव को अलग करके और जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं को पृथक कर लिया जाता है। अब इस कोशिका में क्या करते हैं, इस कोशिकाओं में डीएनए का पता लगाने के लिए प्रोसीजर होती है, जिसके द्वारा इसके डिफेक्ट का पता लग जाता है। तो ये जो द्रव होता है इसमें अल्फा फिटोप्रोटीन का स्तर होता है, जिससे एनसिफेली या स्पाइनल बाइफिडा का आदि विकारों का पता लग जाता है। अब स्पिना बाइफिडा क्या होता है, स्पिना बाइफिडा एक बहुत ही रेयर डिसीज़ है जो एक्चुअली देखा जाए तो बहुत कम लोगों में होती है, पर जिनमें होती है तो उसकी स्पाइनल कॉर्ड मतलब मैं मदर में बता देती हूँ। ये जो रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी में क्या होती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो हमारी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है और मस्तिष्क से वापस हमारे शरीर के अंगों तक उसको रिफ्लेक्ट करती है। तो अगर स्पिना बाइफिडा होता है तो स्पाइनल बाइफिडा के कारण क्या होता है, हमारा एक तरह से जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें डिफेक्ट आ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनके संवेदनाओं में अंतर आता है, शरीर से पूर्णतः संवेदनाएं नहीं होती हैं, और एक तरह से देखा जाए तो मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है ऐसा पर्सन, मंदबुद्धि भी हो सकता है, दिव्यांग भी हो सकता है। तो इन ऐसे जो जटिल जो बीमारियां हैं, ऐसी जटिल बीमारियों का पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस एक बहुत ही कारगर मेथड है। क्योंकि इसमें क्या होता है, अल्फा फिलोप्रोटीन होता है जिसके द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है।
और जैसे कि अगर ये डिसीज़ होती है जैसे एनसिफेली, तो एनसिफेली में क्या होता है, जो हमारा कपाल होता है, अग्रभाग जो होता है मस्तिष्क का, जिसका सबसे पहला भाग होता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो होता है सबसे बड़ा भाग होता है, तो इस प्रमस्तिष्क ही नहीं बनता है, मतलब कि अग्रभाग में प्रमस्तिष्क का अभाव होता है। और स्पाइनल बॉयफिडा में क्या होता है, जो वर्टिब्रल आर्च होती है वो दोषपूर्ण हो जाती है। वर्टिब्रल आर्च का मतलब ये होता है कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है इसमें आर्च बन जाती है। ऐसी आर्च बन जाती है तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, जो सिर के नीचे वाला पोर्शन होता है वह कुबड़ जैसा भी दिखने लगता है। और तो इस तरह से अगर मान लीजिए ऐसी जो रेयर डिसीज़ है, अगर मान लीजिए भ्रूण में है या बच्चे में है भ्रूणी अवस्था में, तो अगर हम इसके डीएनए में डिफेक्ट को देख लेते हैं तो हम भ्रूणी अवस्था में ही उसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो कोशिकाएं हमें मिली है सेंट्रीफ्यूगेशन से, उनको क्या करते हैं, उनको संवर्धित करते हैं। संवर्धित करने का मतलब किसी भी माध्यम में संवर्धित कर सकते हैं, या तो फ्रिज में उनको रखते हैं, ठंडी जगह पर रखते हैं, ताकि वो डेड ना हो, ख़त्म ना हो, नष्ट ना हो। कुछ कोशिकाएं उसमें से नष्ट भी हो जाती है पर सारी नष्ट नहीं होती है। फिर इन कोशिकाओं को फिक्स करके रखा जाता है, या तो इस पर ग्लिसरीन वगैरह डाल दिया जाता है ताकि उसकी नमी बनी रहे, या फिक्स करने के लिए कुछ एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं। फिर इसकी स्टैनिंग करते हैं, स्टैनिंग मतलब कलर करा जाता है इसको। कलर करने के बाद, स्टैनिंग करने के बाद, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, कभी स्लाइड आपने देखी हो अगर माइक्रोस्कोप में, तो उसमें आपने देखा होगा कलर्ड दिखती है वो, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है स्टैनिंग। फिर स्टैनिंग करने के बाद माइक्रोस्कोप की मदद से उसमें गुणसूत्र या उसके क्रोमोसोम्स को देखा जाता है और उसके डीएनए को भी देखा जाता है। तो जब हम डीएनए देखते हैं तो डीएनए में अगर मान लीजिए डिफेक्ट है, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड्स के क्रम को देखा जाता है। अगर किसी प्रकार का डिफेक्ट होता है तो उस डिफेक्ट द्वारा या फिर एमनियोसेंटेसिस के मेथड द्वारा फिर उसको ठीक किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस से तो केवल इतना पता लगता है कि डिफेक्ट है कि नहीं, फिर इसको ठीक करने के लिए फिर जो डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड जो पर्सन होते हैं या स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर्स होते हैं, वो फिर इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो बहुत सारी डिसीज़ेस का इससे ट्रीटमेंट किया जा सकता है या किया जा रहा है अभी भी, जैसे डाउन सिंड्रोम है, पटाव सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। अब ये डिसीज़ के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताती हूँ क्योंकि 5th चैप्टर में आपको ये पढ़ना ही है। जैसे डाउन सिंड्रोम है तो डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। सभी में आप देख रहे होंगे ट्राइसोमी लिखी हुई है। तो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम्स होता है वो ऐसे डबल होते हैं क्रोमोसोम्स। सभी क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम्स है उसकी नंबर 3 हो जाती है 2 की जगह। वैसे ही जो पटाव सिंड्रोम है उसमें भी क्या होता है, 13वें नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब वो भी बढ़ जाते हैं संख्या में। और एडवर्ड सिंड्रोम जो होते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है। 18 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं, उसमें ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब क्रोमोसोम की नंबर कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। तो अगर मान लीजिए जो पैटर्न हमारे क्रोमोसोम का होता है, अगर मान लीजिए उसमें किसी भी प्रकार की कमी या अधिकता होती है तो फिर क्या होगा, कोशिकाओं पर इफेक्ट पड़ेगा। कोशिकाओं पर इफेक्ट पड़ेगा तो अंगों पर इफेक्ट पड़ेगा, और अंगों पर इफेक्ट पड़ेगा तो हमारे शरीर पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं तो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मतलब कि उनकी मानसिक जो क्षमता होती है वो सामान्य बच्चों की तुलना में कम होती है। उनके अंगों में डिफेक्ट होते हैं, या तो अंग उनके वाइब्रेट करते हैं, सिर चपटा होता है, मुंह बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मुंह से लार गिरती रहती है। आपने देखे होंगे इस तरह के बच्चे कभी भी। तो मानसिक रूप से विकसित बच्चे नहीं होते हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको हम स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं। तो अगर इस तरह के रोग अगर पता चल जाते हैं, रोग किसी भी कारण से हो सकते हैं, मदर से भी हो सकते हैं, या मदर में अगर कोई दिक्कत है तो उससे भी हो सकते हैं। और भी है जैसे क्लीनफिल्टर सिंड्रोम है, वंशागत आनुवांशिक विकार। वंशागत का मतलब जैसे हेरिडिटी डिसऑर्डर है, जैसे मान लो शुगर ही है या कैंसर है, तो ये कैसे रोग होते हैं जो माइग्रेट होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, RH जो इनकम्पेटिबिलिटी है उसको भी सही किया जा सकता है। फेफड़ों की परिपक्वता की भविष्यवाणी, मतलब फेफड़े जो होंगे वो आगे जाकर सही से प्रॉपर वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे।
और झिल्लियों के समय पूर्व फटन का प्रबंधन, मतलब कि मान लीजिए आसपास की जो झिल्ली है अगर वो फट गई, या ऐसा तो नहीं कि जल्दी फट जाएगी जिससे बच्चा जो होता है उसका अबॉर्शन भी हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए एमनियोसेंटेंसिस बहुत ही कारगर मेथड है। पर इसके कुछ जोखिम भी हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो होता है भ्रूणीय अवस्था में होता है, तो इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी टाइम में ये प्रोसेस होना चाहिए। अगर मान लीजिए उससे बाद में अगर ये करते हैं तो जो गर्भस्थ शिशु है उसे ये नुकसान पैदा कर सकते हैं, जिससे कि मिसकैरेज भी हो सकता है, क्योंकि उसके अंगों को क्षति पहुंच सकती है, उसकी डेथ हो सकती है, या उसके कोई अंग हैं जो नष्ट हो सकते हैं। तो बहुत सारी विकृतियाँ भी उसमें पैदा हो सकती है। तो जटिलताएं बहुत सारी है, ऐसी नहीं है कि जांच ऐसे ही कोई भी किसी भी चिकित्सकीय केंद्र पर की जा सकती है। इसके लिए स्पेशल जगह होना चाहिए, सुविधाएं होना चाहिए, डॉक्टर जो है उसे इसका पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। तो ये केवल 15 से 20वें हफ्ते में ही की जानी चाहिए, क्योंकि जब वो भ्रूणीय अवस्था में होता है, और भ्रूण के बाद वो किस में परिवर्तित होता है, चाइल्ड में परिवर्तित होता है, फीटस में कन्वर्ट होता है। तो उस समय क्या होता है, इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आधुनिक खोजों के फलस्वरूप जो वैज्ञानिक वो इस तरह इसका जो नतीजा है उस पर पहुंचते हैं कि अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो जिसके द्वारा जो एक जेनेटिक जितने भी रोग होते हैं, अनुवांशिक जो रोग होते हैं, उनका पता लगाने में ये बहुत ही कारगर मेथड है। क्योंकि आज के समय में आपने देखा होगा कि मेंटली रिटार्डेड बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो उनकी अगर ऐसा ना हो, क्यों, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनका भविष्य खराब हो जाता है। ऐसे बच्चे जो होते हैं इनका लाइफ लॉन्ग पीरियड नहीं होता है, मतलब कि लाइफ लॉन्ग नहीं होती है, ज़्यादा समय नहीं होता है, और जितने समय तक ये रहते हैं टोटली डिपेंड करते हैं अपने पेरेंट्स पर या फैमिली पर। ये अपना कोई काम नहीं कर पाते हैं, मेंटली भी इतने प्रिपेयर नहीं होते। इनका आईक्यू लेवल जो होता है अदर चिल्ड्रन की तुलना में बहुत ही लो होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इनके हाथ पैरों में डिफेक्ट हो सकते हैं, तो ये अपना वर्क भी नहीं कर पाते हैं। तो साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि अगर इसी टाइम में अगर इनका पता लगा लिया जाए, इनके डिफेक्ट का पता लगा लिया जाए, तो इसके जोखिम को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। और इसी के साथ में एंडोथेलियल स्टेम सेल का भी ये अच्छा स्रोत साबित हो रहा है। स्टेम सेल्स में भी हेल्प करता है, जो आप आगे पढ़ोगे स्टेम सेल्स क्या होती हैं। तो एमनियोसेंटेंसिस यहाँ ख़त्म हो गया है। अगर शॉर्ट में पूछते हैं तो आप अगर ये वीडियो अच्छे से देखते हैं तो शॉर्ट में भी आप बता सकते हैं, शॉर्ट में आप बता सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग लिखना चाहें तो लॉन्ग भी लिख सकते हैं। थैंक यू।